स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगंगाधरस्य पाठक्रमे प्रथमानने पाठः प्रवर्तते। तत्रापि रसादिध्वनेः निरूपणं जायमानमस्ति। तत्र व्यङ्गीभूतस्य रसस्य निरूपणं कृत्वा इदानीं तस्य व्यञ्जकाः ये सम्पद्यन्ते तेषां रसादिध्वनेः व्यञ्जकानां विमर्शः पण्डितराजेन इह विधीयते। तत्र विचार्यते उभयथा तत्र विचारः भवति। प्राचीनानाम् आचार्याणाम् अपि एकं मतमस्ति, तद्भिन्नं मतमस्ति। पुनः नवीनानाम् अपि आचार्याणाम् एकं मतमस्ति। तत्र प्राचीनाः ये आचार्याः सन्ति तेषां मते रसव्यञ्जकत्वमेव पदवाक्यरचना वर्णादीनां भवति इत्येतावता अस्माकं पाठः जातः। नाम रसस्य व्यञ्जकतायाः विषये प्राचां यः समयः अस्ति स अस्माभिः विमृष्टः अस्ति। इदानीं तत्रैव नवीनाः ये आचार्याः सन्ति ते किम् अभिदधते इत्यत्र अद्यतनपाठः अस्ति। तत्र पाठस्य पंक्तिरस्ति वर्णरचनाविशेषाणां माधुर्यादि इति। ठीक है, तो देखिए वर्णरचना विशेषाणां माधुर्यादि गुणाभिव्यंजकत्वमेव। अच्छा, नवीन जो आचार्य हैं वो ये मानते हैं कि वर्णरचनादि जो हैं वर्णरचना विशेष जो पदवाक्य हैं उनमें माधुर्यादि गुण व्यंजकता ही होती है, साक्षात रसादि व्यंजकत्व तो उनमें नहीं होता है। ठीक है, ऐसा मानते हैं नवीन आचार्य। जबकि प्राचीन आचार्य मानते हैं कि साक्षात रस व्यंजकता ही वर्ण रचना पद वाक्य प्रबंध आदि पदैका देश आदि में होती है। ठीक है, लेकिन ये मानते हैं नहीं, इनमें माधुर्यादि गुण व्यंजकता होती है, रसादि व्यंजकता नहीं होती है। ठीक है, तो रसादि के जो गुण हैं उनके जो धर्म हैं उन्हीं को व्यंग्य करते हैं वर्ण रचना आदि। ठीक है, पदवाक्य का तो ठीक है, लेकिन ये जो वर्ण और रचना है, ठीक है, इसको ऐसे समझिए 6 व्यंजक है ना आपके पास, वर्ण रचना पद वाक्य पदैका देश। ठीक है, तो इनमें से जो वर्ण और रचना है ना, ये माधुर्यादि गुणों को ही व्यंग्य करते हैं, रसादि व्यंजकता इनमें नहीं होती है। अन्यों में हो सकती है, ठीक है, पद वाक्यादि में हो सकती है, लेकिन वर्ण और रचना में नहीं होती है रस व्यंजकता। इनमें माधुर्यादि गुण व्यंजकता ही होती है। न तो रसाभिव्यंजकत्वम, ऐसा क्यों बोलते हो? तो गौरवात् मानाभावाच्च। ठीक है, एक तो गौरव क्या होगा कि रसादि व्यंजकता जो निश्चित की गई है वो पद वाक्य इनमें ही की गई है, वर्ण और रचना में नहीं की गई है नवीनों के मत में। तो अगर आप वर्ण और रचना इनमें भी रस व्यंजकता मानते हैं तो गौरव होगा, रस की जो व्यंजकता है वो अधिक में जाएगी। तो बोले गौरव तो वहां भी हो रहा है, केवल वाक्य में ही मान लीजिए, आप पद में क्यों मान रहे हैं, है ना? तो बोलते हैं कि देखिए, अगर इस प्रकार की रस व्यंजकता में कोई प्रमाण होता तो हम मान सकते थे कि वर्ण और रचना भी रस को व्यंग्य करते हैं, लेकिन प्रमाण भी नहीं है, तो गौरव भी हो रहा है और गौरव को तो सहन कर भी लिया जाएगा, है ना? फलोन्मुखी गौरवम न दोषाय भवति। ठीक है, फलोन्मुखी जो गौरव होता है वो दोषकारी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की रस व्यंजकता मानने में कोई प्रमाण भी नहीं है। वही बोल रहे हैं
कि गौरवात मानाभावाच्च। तो इसमें पूर्व पक्षी अब शंका करेगा, माने प्राचीन जो है वो कहेंगे कि भैया गुणी के व्यंजन के बिना गुण का व्यंजन संभव नहीं है, ऐसा नियम है। ठीक है, गुणी के व्यंजन के बिना गुण का व्यंजन संभव नहीं है। नहीं गुण्यभिव्यंजनम विना गुणानाम उदासीनानांच यथा नहीं गुण्यभिव्यंजनम विना गुणाभिव्यंजकत्वम नास्ति। माने गुणी के व्यंजना के बिना तन्निष्ठ गुणों की व्यंजना नहीं हो सकती, ऐसा पूर्व पक्षी कहेंगे। तो आचार्य जगन्नाथ कहते हैं ऐसा भी नहीं है, है ना, क्योंकि यहाँ पर गुणी कौन है, तो गुणी है यहाँ पर रस और उसके गुण है माधुर्य आदि। तो नवीन आचार्य क्या बोल रहे हैं कि रचना और वर्ण ये जो दो व्यंजक हैं इनमें माधुर्यादि गुण व्यंजकता ही हो सकती है, इनमें रसादि व्यंजकता नहीं आएगी। तो पूर्व पक्षी कहेगा कि नहीं ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये नियम है कि गुणी की व्यंजना के बिना गुणमात्र की व्यंजना नहीं हो सकती। ठीक है, माने धर्मी की व्यंजना के बिना तन्निष्ठ धर्म मात्र की व्यंजना संभव नहीं है, वही बोल रहे हैं। तो आचार्य जगन्नाथ कहते हैं नहीं, है ना, गुण्यभिव्यंजनम विना गुणाभिव्यंजकत्वम नास्ति इति नियमः नास्ति। गुणी की व्यंजना के बिना गुणों की व्यंजकता नहीं हो सकती, ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा नियम मानोगे तो इंद्रिय त्रये व्यभिचारात, तीन इंद्रियां ऐसी हैं जिनमें व्यभिचार होगा, है ना, घ्राण, रसना और श्रोत्रेंद्रिय। ये क्या करती हैं, गुण मात्र का ही ग्रहण करती हैं, तद विशिष्ट गुणी का ग्रहण नहीं करती। ठीक है, ये जो घ्राणेन्द्रिय है वह गंध मात्र का ग्रहण करती है, पृथ्वी का ग्रहण नहीं करती, द्रव्य का ग्रहण नहीं करती है। ठीक है, ध्यान रखना, द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, पृथ्वी का प्रत्यक्ष नहीं होता है घ्राणेन्द्रिय से, गंध का ही प्रत्यक्ष होता है। तो देखिए यहां पर गुणी जो पृथ्वी है उससे अतिरिक्त भी तो ग्रहण किया ना घ्राणेन्द्रिय ने, गुण मात्र का। अब पृथ्वी का गुण क्या है, गंध है, तो गंध मात्र का ग्रहण करती है कौन, घ्राणेन्द्रिय। उसी प्रकार से जो रसना है वो रसना भी जलादि जो उसके धर्मी हैं उनका ग्रहण नहीं करती है, रस मात्र जो उसका गुण है द्रव्य का उसका ही ग्रहण करती है ना, रसनेन्द्रिय जो है। उसी प्रकार से श्रोत्रेंद्रिय जो है, आकाश रूप जो श्रोत्रेंद्रिय है वह भी आकाश का जो धर्म है शब्द, जो गुण है शब्द, उसी का ग्रहण करती है। आकाश जो धर्मी है शब्द का, उस धर्मी का ग्रहण नहीं करती है। तो आप ये जो कह रहे हैं कि कोई भी प्रमाण जो होगा, कोई भी ज्ञापक जो अर्थ होगा वह गुणी के बिना गुणमात्र का ग्रहण नहीं कर सकता, यह नियम नहीं बना सकते। क्योंकि अगर आप ऐसा नियम बनाएंगे तो व्यभिचार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे तीन स्थल देखे जाते हैं जहां पर कोई प्रमापक जो अर्थ है वह गुणमात्र का ही ग्रहण करता है, तद विशिष्ट गुणी का ग्रहण नहीं करता है। तो उसमें घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और श्रोत्रेंद्रिय हैं जो तत्तद गुणों का ही ग्रहण करते हैं, है ना। तो वो गुण कौन है, तो घ्राण का गुण हो गया गंध, रसना का गुण हो गया रस और श्रोत्र का गुण हो गया शब्द। ये इन गुण मात्र का ही ग्रहण करती हैं तीनों इंद्रियां, ये तद विशिष्ट गुणी का ग्रहण नहीं करती। तो आप ये जो बोल रहे हो कि गुणी के ग्रहण के बिना गुण का ग्रहण संभव नहीं है, ऐसा नियम नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि ऐसी तीन इंद्रियां हैं जो गुणमात्र का ही ग्रहण करती हैं। ठीक है, तो अब इसका मत का और परिष्कार करते हैं कि इत्थम च स्वस्व व्यंजकोपनीतानां
गुणिनाम गुणानाम च, स्वपद से, दो स्वपद है ना, तो पहले स्वपद से लेंगे गुणी और दूसरे स्वपद से लेंगे गुण, ठीक है। तो गुणी गुण व्यंजकोपनीता नाम, गुणी और गुण उन दोनों के व्यंजकों के द्वारा जो उपस्थित कराए गए हैं, उपनीत माने उपस्थित कराए गए हैं, बोधित कराए गए हैं, ठीक है। उपसर्ग पूर्वक नी धातु से तो प्रत्यय करेंगे तो उपनीत शब्द बनेगा। यहाँ पर उपनीत शब्द का अर्थ है उपस्थापितानाम। तो गुणी और गुण उन दोनों के व्यंजक अलग होते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी आदि का अनुमान होता है, ठीक है, द्रव्य का अनुमान होता है गंधक के ज्ञान से, ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं होता है ग्रहणेन्द्रिय से, ठीक है। तो गुण के व्यंजक और गुणी के व्यंजक दोनों भिन्न होते हैं कदाचित किसी किसी स्थल में, तो दोनों तरह से उपस्थित होते हैं। कई बार क्या होता है, गुण और गुणी साथ में उपस्थित होते हैं, ठीक है। जब चक्षुरिंद्रिय और त्वगिंद्रिय से गुण का ग्रहण होगा तो वो तद विशिष्ट गुणी का भी ग्रहण कराएंगे, तो वहां पर उपश्लिष्ट माने गुणोपश्लिष्ट गुणी का ग्रहण होगा। जब चक्षुरिंद्रिय और त्वगिंद्रिय से हम विषय प्रत्यक्ष करते हैं तो वहां पर गुणोपश्लिष्ट माने गुण से विशिष्ट गुणी का ग्रहण होता है। लेकिन तीन इंद्रियां जो हैं, घ्राण, श्रोत्र और रसन, इन तीन इंद्रियों से जब हम प्रत्यक्ष करते हैं तो वहां पर गुणी से रहित, गुणमात्र का माने रहित माने गुणमात्र का ही ग्रहण होता है, गुणी का ग्रहण नहीं होता। तो वही बोल रहे हैं कि भैया देखो दोनों प्रकार से प्रत्यक्ष होता है, प्रतीति विषयता जो होती है पदार्थों की वो दोनों प्रकार से होती है। तो वही बता रहे हैं इत्थम च, अर्थात अनेन नियमेन स्व व्यंजकोपनीता नाम, अर्थात गुणी और गुणों के जो व्यंजक हैं उन व्यंजकों के द्वारा, तृतीया समास करना है, ठीक है। स्व व्यंजकैहि उपनीता नाम केसाम गुणिनाम गुणानाम च, गुणी और गुणों का उदासीनानाम च, गुणी और गुणों का उदासीन ग्रहण होता है, माने गुण का ग्रहण पृथक होता है और गुणी का ग्रहण पृथक होता है, ठीक है। यानी गुण के उपस्थापक जो व्यंजक हैं वो भिन्न होंगे और गुणी के उपस्थापक जो प्रमापक जो व्यंजक अर्थ हैं वो अलग होंगे, ठीक है। यथा और परस्पर उपश्लेषेण औदासीन्येन वा, तो गुण और गुणी का कभी तो परस्पर उपश्लिष्ट रूप से माने दोनों का साथ में, जब दो इंद्रिय से बताया ना आपको कि जब चक्षुरिंद्रिय से और त्वगिंद्रिय से जब प्रत्यक्ष होगा तो गुणोपश्लिष्ट गुणी का ग्रहण होगा, तो परस्पर उपश्लिष्ट होकर के दोनों ज्ञात होते हैं, दो इंद्रियां जब ज्ञान कराती हैं। लेकिन कभी जब वो तीन इंद्रियां ज्ञान कराएंगी, घ्राण, रसना और श्रोत्र, तब गुणी का ग्रहण नहीं होगा, गुणमात्र का ग्रहण होगा। तो गुणी कैसे उपस्थित होता है, तो उसके व्यंजक अलग से आते हैं, फिर उसकी उपस्थिति होती है, वो अलग बात है। तो वहां पर औदासीन्येन, अतः औदासीन्येन नाम मिथः अनपेक्षतया, अनपेक्षतया नाम एक प्रमाण बुद्ध्यत्वं तत्र गुणी गुणयोः न भवति, ठीक है। तो औदासीन्येन वा तत्तत् प्रमिति गोचरता, गुण और गुणियों में तत्तत् प्रमिति गोचरता आती है, तत्तत् ज्ञान विषयता आती है, अर्थात गुण और गुणी कभी उपश्लिष्ट होकर के प्रमा के विषय बनते हैं, ज्ञान के विषय बनते हैं, और कभी वो उदासीन होकर के प्रमा के विषय बनते हैं, ये समझ लीजिए। लेकिन आप जो कह रहे हो कि आप नियम बना दे रहे हो कि कभी भी धर्मी से अनुपश्लिष्ट होकर के गुण का बोध नहीं होगा, सो बात नहीं है। ऐसा देखा जाता है प्रत्यक्ष स्थल में कि उदासीन भाव से भी गुण जो है वो प्रमा का विषय बनता है, ज्ञान का विषय बनता है। तो उसी प्रकार से तथा, तो जैसे गुण माने प्रत्यक्ष स्थल में गुणी और गुण परस्परोपश्लिष्ट होकर के और उदासीन होकर के प्रमा के विषय बनते हैं, ज्ञात होते हैं, उसी प्रकार से
रस के स्थल में भी रसानाम तद्गुणानाम च अभिव्यक्ति ही, अभिव्यक्ति विषयता, अर्थात कभी तो जो गुण होते हैं वे रस के साथ उनका ज्ञान होता है। तो जैसे पद वाक्यादि से जब व्यंग्य होंगे रस, तो वहां पर गुणोपश्लिष्ट माने माधुर्यादि गुणोपश्लिष्ट रस की अभिव्यक्ति होगी। लेकिन जब वर्ण और रचना से व्यंग्य होंगे तो वहां पर माधुर्यादि गुण ही व्यंग्य होंगे। वहां फिर उसके जो रस के जो व्यंजक हैं वो वहां पर माधुर्य ये वर्ण और रचना नहीं होंगे, वहां पर उसके जो व्यंजक हैं वो अलग होंगे। तो ऐसे स्थल में उदासीन भाव से गुण और रस की व्यंजना होती है। ठीक है, तो जैसे पृथ्वी आदि द्रव्य और तन्निष्ठ गंधादि गुण उदासीन भाव से प्रमा के विषय बनते हैं, उसी प्रकार से श्रृंगार आदि रस और माधुर्यादि गुण उदासीन भाव से अभिव्यक्ति के विषय बनते हैं। अस्तु इति तु नव्याः, ऐसा नव्य जो नवीन आचार्य हैं काव्य शास्त्री उनका मत है। अस्तु उदाहरणन्तु, अब पहले ये रचना का उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि वो उद्देश्य क्रम में वही है ना, तो रचना का उदाहरण दे रहे हैं। तान्तमाल इत्यादि प्रागुक्तम एवं, तो रचना का उदाहरण जो आपने पद्य पढ़ा था पहले, तान्तमाल तरु कांति लंघिनी, है ना, गुणों रचना के ही जब व्यंजकता वो बता रहे थे ना कि किन वर्ण रचना का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, गुणाभिव्यंजिका जो रचना होती है वह कैसी होनी चाहिए, उसमें किन वर्णों का निषेध होना चाहिए, इस विषय में जो पद्य आया था तान्तमाल तरु कांति लंघिनी, तो वह जो काव्य है वह रचना का, वहां पर रचना की व्यंजकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रचना की व्यंजकता का उदाहरण ये हो जाएगा। और वाक्य की व्यंजकता का उदाहरण बता रहे हैं, वाक्यस्य व्यंजकतायामपि आविर्भूता यदवदि, ये भी पहले उदाहरण दे चुके हैं, आविर्भूता यदवदि मधुस्यंदनी नंदसूनोह। ठीक है, भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा को लेकर के पद्य आया था, तो वो हो जाएगा वाक्य की व्यंजकता का उदाहरण। ठीक है, और प्रबंध की व्यंजकता बताते हैं, प्रबंधस्य तु योग वासिष्ठ रामायणे शांत करुणयोः, है ना, योग वासिष्ठ और रामायण में, तो योग वासिष्ठ जो है वो प्रबंध शांत रस का व्यंजक है। ठीक है, जब आप पूरा योग वासिष्ठ का अध्ययन कर लेते हैं तो वहां पर शांत रस की अभिव्यक्ति होती है पूरे प्रबंध से। ठीक है, तो वो जो योग वासिष्ठ नामक प्रबंध है वह शांत रस का अभिव्यंजक है, माने व्यंजक है, और रामायण जो है वह करुण रस का व्यंजक होता है। ठीक है, तो इन दोनों में योग वासिष्ठ में और रामायण में शांत और करुण रस की व्यंजकता होती है। उसी प्रकार से रत्नावल्यादीनि च, तो आदि शब्द से अभिज्ञान शाकुंतल को ले सकते हो आप। ठीक है, तो रत्नावली अभिज्ञान शाकुंतल आदि में श्रृंगार रस की व्यंजकता का उदाहरण देखने को मिलता है। तो निदर्शनानि अर्थात उदाहरणानि प्रसिद्धान्येव, तो इस प्रकार से प्रबंध की जो व्यंजकता है उसको जानना चाहिए। प्रबंध की व्यंजकता माने आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि कई बार हम प्रश्न करते हैं ना कि अस्य काव्यस्य अंगीरसः कहा, मुख्य रसः कहा, तो वही उस प्रबंध से व्यंग्य मुख्य रस होता है। ठीक है, जैसे महाभारत में है शांत, ठीक है, करुण, वाल्मीकि रामायण में है करुण, योग वासिष्ठ में है शांत, अभिज्ञान शाकुंतलम में है श्रृंगार, रत्नावली में श्रृंगार, स्वप्नवास दत्तम में श्रृंगार, इस प्रकार से। ठीक है, अब बात आई भाव, भाव की जो प्रबंध की जो भाव व्यंजकता है, प्रबंध से कभी भाव भी व्यंजक होते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा रस ही व्यंजक होते हैं प्रबंध से। तो देखिए ये जो स्तुति परक काव्य होते हैं ना, वे प्रायः वहां पर उन प्रबंधों से भाव व्यंग्य होते हैं। ठीक है, जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र है, जैसे सूर्य शतक है मयूर कवि का, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि भैया भाव की व्यंजकता अगर आपको देखनी है किसी प्रबंध में तो आप कहीं और मत जाइए, मेरे जो
5 लहरियां हैं ना, अमृत लहरी, सुधा लहरी, गंगा लहरी, यमुना लहरी इत्यादि, उन 5 लहरियों में आप देख सकते हैं कि वहां पर भाव व्यंग्य हो रहा है। तो भाव व्यंग्य हो रहा है माने वे 5 जो लहरी हैं पंडितराज जगन्नाथ की, उनमें तत्त देवता परक पद्य हैं। तो वहां पर तत्त देवता विषय का पंडितराज निष्ठा रति व्यंग्य होती है, इसीलिए वो वहां पर भावध्वनि है। ठीक है, तो जैसे गंगा लहरी है, तो गंगा लहरी में क्या व्यंग्य होता है, गंगा विषयणी रति पंडितराज जगन्नाथ में व्यंग्य होती है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, उस पूरे प्रबंध से भाव व्यंग्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि मन निर्मिताश्च पंचलहर्यः भावस्य, ठीक है, निदर्शन भूताः सिद्ध्यन्ति। ठीक है, और अब बोलते हैं कि पदैक देश कैसे व्यंजक होता है, अब वो बताइए, है ना। तो पदैक देश माने अब जो पद होता है उसका एक देश क्या हो सकता है, तो आप जानते हैं पद जो होता है संस्कृत भाषा में, वह प्रकृति और प्रत्यय ये 2 अवयवों से मिलकर के कोई पद बनता है। ठीक है, जैसे राम, हाँ ये पद है, इसमें राम यह प्रकृति है और सु यह प्रत्यय है, अथवा उससे भी पहले जाएंगे तो रम धातु है, घय प्रत्यय है। तो इस प्रकार से तो प्रकृति और प्रत्यय मिलकर के जो एक समुदाय बनता है उसको पद कहते हैं। ठीक है, तो पदैक देश इस शब्द से किसका ज्ञान होगा, प्रकृति प्रत्यय अन्यतरस्य, प्रकृति और प्रत्यय में से एक का ज्ञान होगा। तो वही बता रहे हैं पदैक देशस्य च, पदैक देश की व्यंजकता कैसे होती है, तो बता रहे हैं निखिलमिदं जगदंडकम वहामी, ये जो पहले काव्य श्लोक आया है उसमें क, ये जो तद्धित प्रत्यय है वह वीर रस का व्यंजक हो रहा है। माने उस अगर निखिलमिदं जगदंडम वहामी ऐसा बोलते तो वहां पर वीर रस की व्यंजना उस प्रकार की नहीं होती। तो यहाँ पर ये जो जगदंडकम इस पद में जो प्रत्यय लगा दिया है ना, तद्धित प्रत्यय, उस तद्धित करूप तद्धित प्रत्यय से वीर रस की अभिव्यक्ति हो रही है। तो पदैक देश यहाँ पर जो है वो प्रत्यय है, तद्धित रूप प्रत्यय, उसकी व्यंजकता यहाँ पर हो रही है। उस प्रत्यय के योग से वीर रस की, है ना, अभिव्यक्ति स्पष्ट हो रही है। ठीक है, तो पदैक देशस्यापि व्यंजकत्वं पद्येस्मिन् प्रागेव उदाहृतम्। ठीक है, अब बोलते हैं कि आपने रागादियों की भी बताई थी पदैक देश में ही, उसके अतिरिक्त, तो बोलते हैं रागादि का तो उदाहरण यहाँ नहीं दे सकते, तो ग्रंथ है। रागादियों की जो व्यंजकता होती है उसमें सहृदय ही प्रमाण है। तो आप सभी भी सहृदय हैं, आप भी जानते हैं, है ना। सुधा तो बहुत अच्छा गाती भी है, तो जब भी कोई मधुर गाता है, कोई किसी राग में, है ना, मधुर कंठ से गाता है, तो कैसे चित्त उसकी ओर आकर्षित हो जाता है ना। तो रागादियों की जो रस व्यंजकता है वो तो सहृदयों का हृदय ही वहाँ प्रमाण है, उसको यहाँ पर तन्निर्वचनीयतां नार्हति अत्र। अस्तु, रागादेः व्यंजकत्वं तथा निर्वचनीयतां नार्हति यथा पदादीनां व्यंजकता अत्र निर्वचनीयतां अर्हति। ठीक है, तो एवं रागादिभिरपि व्यंग्यत्वे सहृदयम् एव प्रमाणम, सहृदयों का हृदय ही वहाँ प्रमाण है। ठीक है, एवं येषां रसादीनां प्राधान्येन निरूपितानि उदाहरणानि। अब तक हमने जो असंलग्न चक्रम व्यंग्य ध्वनि के उदाहरण दिए हैं वे सभी उदाहरण ऐसे हैं जहां पर रस की प्रधानता है। ठीक है, रस की प्रधानता है, इसका मतलब इससे ये सिद्ध होता है ना कि कभी कभी रस अप्रधान अथवा गौण होकर के भी व्यंग्य होता है, तो बिल्कुल होता है, उसका आगे बताएंगे। तो एतावता ये श्लोकाः उदाहृताः तत्र तत्र श्लोकेषु रसः प्राधान्येन व्यज्यते, वहां पर प्रधान रूप से रस की व्यंजना हो रही थी। अब तक जो हमने आपको उदाहरण दिए उनमें गुणी भावे तो वक्ष्यन्ते, लेकिन जो गुणी भाव है, रसादियों का जो गुणी भाव है, माने श्रृंगारादि रस जब गुणीभूत होकर के व्यंग्य होते हैं तो वहां पर उसको हम ध्वनि नहीं कहेंगे काव्य को, वह तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य होगा। और
भामहादि आचार्यों के मत में वहां पर रसवत, प्रेय, ऊर्जस्वी आदि समाहित आदि अलंकार होते हैं, तो उनको हम बताएंगे अलंकार प्रकरण में। ठीक है। नामानि च वक्ष्यन्ते, ठीक है, ते अर्थाः अपि वक्ष्यन्ते, उन काव्यार्थों को भी बताएंगे हम और उनके नाम भी बताएंगे। परंतु दौर्भाग्यात् इयं प्रतिज्ञा पंडितराजस्य साफल्यम नागात्, क्योंकि द्वितीय आनंद में जब हम अलंकार निरूपण देखते हैं उसमें यहाँ पर जैसे प्रतिज्ञा कर रहे हैं ना कि हम रसवत, प्रेय, ऊर्जस्वी आदि अलंकार बताएंगे, है ना, अलंकार प्रकरण में द्वितीय आनंद में, ऐसा निरूपण रसवत, प्रेय, ऊर्जस्वी आदि अलंकारों का नहीं मिलता है। तो समीक्षकों की ये मान्यता है कि रसगंगाधर ग्रंथः प्रमेय दृष्टिया अंतस्साक्ष्यं यदि वयं परीक्षामहे तर्हि अंतस्साक्ष्य परीक्षया अपूर्णः भाति। पंडितराज का यह जो ग्रंथ है वह अंतस्साक्ष्यों की परीक्षा जब हम करते हैं तो अपूर्ण लगता है। ठीक है, ये समीक्षकों की मान्यता है, क्योंकि जैसे यहीं पर आचार्य प्रतिज्ञा कर रहे हैं लेकिन ये प्रतिज्ञा इनकी सफल नहीं दिखती है, क्योंकि इस प्रकार से इन्होंने कहीं पर भी, जैसे पहले प्रतिज्ञा की थी ना कि स्थाय्यादीनामपि संलक्ष्यक्रम व्यंग्यत्वं निरूपयिष्यते, तो यहाँ पर बताया। ऐसे इस प्रतिज्ञा का निरूपण कहीं पर भी आगे वो नहीं करते हैं अलंकार प्रकरण में, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये ग्रंथ अपूर्ण है प्रमेय की दृष्टि से। ठीक है। तत्र प्राधान्य एव एषां रसादित्वम्। हाँ, जब ये श्रृंगारादियों की प्रधानता होगी, माने जब ये प्रधान रूप से व्यंग्य होंगे तभी इनमें रसादित्व आएगा, माने तभी इनके लिए रस व्यवहार होगा और तभी उस काव्य के लिए भी ध्वनि ऐसा व्यवहार होगा, उत्तमोत्तम ऐसा व्यवहार होगा। तो बोले गुणी भाव होने पर क्या हो जाएगा, अन्यथा तो रत्यादित्वमेव। अगर ये अप्रधान होकर के व्यंग्य होते हैं तो इनमें रत्यादित्व ही रहेगा, ये रत्यादि ही कहे जाएंगे, वहां पर इनको श्रृंगारादि रस हम नहीं कहेंगे। जब ये गौण रूप से वाच्य की अपेक्षा अथवा रसांतर की अपेक्षा जब ये अप्रधान होकर के व्यंग्य होते हैं तब हम इनको रस ऐसा व्यपदेश नहीं करेंगे इनका। ठीक है। नामनि रसपदम तो रत्यादि परम इत्येके। अच्छा, कि इनके नाम में मान लीजिए कि जब रस जो है वो वाच्य के प्रति गुणीभूत हो जाता है, ठीक है, तो क्या ऐसी अवस्था में जब वह, आप तो क्या बोल रहे हो कि जब वह अप्रधान होगा तब उसके लिए रस व्यवहार नहीं होगा, लेकिन ये जो व्यवहार किया है अलंकारवादी आचार्यों ने कि अयम रसवत अलंकारः, ठीक है, तो वहां पर क्या है, रस जो है वो अप्रधान है और उसका नाम क्या रख दिया है, रसवत। तो अब ये बताइए उस नाम में जो रस शब्द है उसका प्रयोग तो अनुपन्न हो जाएगा आपके अनुसार, क्योंकि आप तो ये कह रहे हो कि जब अप्रधान दशा में रत्यादि रहेंगे तब उनके लिए रस व्यवहार नहीं होगा, लेकिन अन्य जो आचार्य हैं वो रसवत ऐसा व्यवहार करते हैं, माने रस शब्द का प्रयोग करते हैं अप्राधान्य दशायामपि रत्यादि अर्थस्य कृते। तो बोलते हैं भैया यहाँ पर दो मत हैं। एक कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि रसवत इत्यादि नाम में जो रस शब्द का प्रयोग किया गया है वो रत्यादि परक है, जैसे हमने पहले समाधान किया था। ठीक है, तो वहां पर रसवत इस शब्द से ज्ञान कैसा करना है, रतिवत अलंकार। ठीक है, रसवत नहीं मानना है, क्योंकि अप्रधान दशा में रस ऐसा व्यवहार हो ही नहीं सकता उस अर्थ के लिए, विद्यमान अर्थ के लिए। दूसरे आचार्य ऐसा मानते हैं कि अस्त्येव रसादित्व, कि वहां पर भी रसादित्व तो रहेगा ही, लेकिन वह प्रधान रूप से व्यंग्य नहीं हुआ है, इसीलिए वहां पर उसका व्यपदेश, ध्वनि व्यपदेश नहीं होता है। तो ध्वनि व्यपदेशानर्हता, ध्वनि व्यवहारानर्हता उसमें आ जाती है, क्योंकि वह वहां पर अप्रधान रूप से व्यंग्य हो रहा है, लेकिन उसमें रसादित्व का नाश नहीं होता है, ऐसा दूसरे आचार्य मानते हैं। तो इस प्रश्न में दो समाधान है। एक समाधान तो यह है कि रसवत इत्यादि स्थल में रस शब्द जो है वो रत्यादि परक है,
ऐसा मान लीजिए। दूसरे आचार्य ये मानते हैं कि रस को रसपरक ही मानिए, तो उनमें रसादित्य तो रहेगा उस अवस्था में भी जब रस जो है वो अप्रधान होकर के व्यंग्य हो रहा है, लेकिन ध्वनि विपदेश योग्यता उसमें नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर रस जो है वो प्रधान रूप से व्यंग्य नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रसादित्व का नाश नहीं होता है, केवल ध्वनि व्यपदेश योग्यता का ही नाश हो जाता है रस के अप्रधान रूप से व्यंग्य होने से। अस्तु, अत्रैव अस्य ग्रन्थस्य अयं प्रथमः भागः यः अस्ति तस्य समाप्तिर्जायते। अस्तु, धन्यवादाः। एतावता पुनः इदमस्ति निवेदनम्, एतावता विचारिते विषये न तु पाठिते, एतावता विचारिते विषये यदि कश्चन प्रश्नः, काचित् जिज्ञासा यदि कस्यचित् जायते चेत् सा जिज्ञासा अवश्यं भवद्भिः उपस्थापनीया, यथामति तस्याः समाधानमहं विधास्ये। धन्यवादः।